जय हिंद, जय संविधान दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले आईपीसी की क्लास में हम लोगों ने अध्याय 1 को डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे आपने 1 से 5 तक के धाराओं को देख लिया है। अब और उसकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर के 52 तक की धाराओं का वर्णन किया गया है, जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। तो साधारण स्पष्टीकरण को भी आपको कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन बने हैं पेपरों में, जिसको आपको देखना पड़ेगा। जनरली क्या हो रहा है कि एसआई की परीक्षा को लेकर के बहुत सारी किताबों में ऐसा है जो आपके मार्केट में उपलब्ध हैं, वो मुख्य मुख्य धाराओं को दिए गए, लेकिन कुछ ऐसी धाराएँ हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और उनका जनरली किताबों में वर्णन नहीं किया गया। तो हम लोग एक एक अध्याय, एक एक धारा को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं कि 1 में आपने देखा था संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार। 2 पे आपने देखा था कि भारत की भूमि के अंदर किए गए अपराधों का दंड। आपने 3 में देखा था कि भारत से परे जाकर के किए गए अपराधों का दंड। आपने 4 में देखा था कि भारत के साधनों का प्रयोग करके भारत से परे किए गए अपराधों का दंड। और 5 में आपने देखा था कि सेना के मामलों में, कुछ विशेष मामलों में ये आईपीसी उन पर लागू नहीं होती। तो आपने अध्याय 1 देख लिया था। अध्याय 2 हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो आपका धारा 6 से लेकर के 52 तक का है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से धाराएं हैं और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग पहले देख रहे हो कि धारा 6। धारा 6 में जो आपको दिया गया है, संहिता में की गई परिभाषाओं के अपवादों को अद्यतन समझा जाना। संहिता में दी गई परिभाषाओं के अपवादों को अद्यतन समझा जाना, इसका मतलब क्या है कि संहिता में जो परिभाषा दे दी गई है, अगर उसका बार बार जिक्र नहीं होगा तो उसको अद्यतन समझा जाएगा, उसको उसमें शामिल किया जाएगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो वो हर जगह शामिल किया जाएगा। जैसे आप 302 पढ़ेंगे, मर्डर पढ़ेंगे आप, तो मर्डर में भी डिस्क्राइब है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता है। उसी तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नहीं माना जाता कि इन्होंने अपराध किया है। जैसे मान लीजिए का एक पुलिसकर्मी है, किसी ने हत्या करी और उसको पुलिस वाला जाकर के पकड़ के ले आ रहा है, तो पुलिस जो उस व्यक्ति को पकड़ के ले आ रही है, तो इसमें पुलिस ने कोई अपराध नहीं किया है। ये उसको अद्यतन समझिए कि जो जिस काम के लिए बना है वो काम को करेगा, उसको अपराध की श्रेणी में आप नहीं रखेंगे। प्रशासन का काम है कि नियंत्रण रखना, तो वो अपने शक्तियों का प्रयोग करके नियंत्रण करेगी। तो इस तरह से जो आपको जब धारा 6 है, धारा 6 है कि संहिता में की गई परिभाषाओं के अपवादों को हर जगह आप अद्यतन समझेंगे। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा धारा 6। अब हम आते हैं धारा 7 में। धारा 7 में क्या दिया है? धारा 7 में आपको दिया है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव मतलब संहिता में जो जो एक बार आपको स्पष्ट कर दिया गया है, उस भाव को आपको हर जगह समझना है। एक बार जिस चीज़ के जिक्र कर दिया गया है, वह जिक्र आपको आईपीसी में हर जगह मानना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से धारा 7 आपने देख लिया होगा। धारा 8 हम लोग देखते हैं। धारा 8 में जेंडर दिया हुआ है, जिसको हिंदी में लिंग बोलते हैं। तो जेंडर में जो आपकी आईपीसी में यूज किया गया है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके लिए सर्वनाम शब्द का यूज किया गया है। सर्वनाम शब्द ही का यूज किया गया है। अगर पुरुष होगा तो उसके लिए भी ही यूज किया गया है, और स्त्री होगी तो उसके लिए भी ही यूज किया गया है। तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही शब्द का यूज किया गया है जेंडर। यहीं पर एक केस आपको दिख रहा होगा कि एक केस है गिरधर गोपाल बनामा स्टेट AIR 1953 MB 147। इस केस में सुप्रीम स्पष्ट किया गया कि जहां सर्वनाम ही का प्रयोग किया गया है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित किए जाएंगे। इसका मतलब अगर धारा 354 के तहत लज्जा भंग होता है, तो लज्जा भंग का मतलब होता है कि वह स्त्री का भी हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो आपका है, ये धारा
8 जो है ये आपके जेंडर को डिफाइन करता है। जेंडर का मतलब पुरुष या स्त्री, दोनों के लिए सर्वनाम शब्द का यूज हम लोग ही करें। अब इसमें देखिए आपके क्वेश्चन 2 प्रकार से पेपर में पूछा गया है। इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा गया पेपर में, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं धारा आपके 8 से, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो धारा 8 का जो क्वेश्चन पूछा गया इसको लेकर के, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। नंबर ऑप्शन है नर हेतु, दूसरा है नारी हेतु, तीसरा है हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी हो, और चौथा है ऐसे शब्दों का उपयोग जो इस संहिता में नहीं है। तो अभी हमने आपको स्पष्ट किया कि आईपीसी में जहां भी सर्वनाम ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए हो, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी हो। ये राजस्थान जेएस के 2013 के क्वेश्चन में पूछा। उसी तरह से यूपी एचजेएस में 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरी बार किसी तरह से इसको आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, तो इसी तरह से इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जब कभी होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आपका धारा 8 जेंडर था, जेंडर में आपको बताया गया कि जो सर्वनाम ही है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, तो आप बताएंगे पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। अब हम आते हैं धारा 9 में। धारा जो 9 है यह आपका दिया गया है वचन, जेंडर, जब तक इस संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो। एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। यानी आपको जहां भी जिक्र किया जाएगा तो वहां पे एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक की जगह बहुत व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे एक आदमी भी किसी की हत्या कर सकता है और बहुत सारे लोग मिलकर के भी किसी की हत्या कर सकते हैं। एक आदमी चोरी कर सकता है, दो तीन लोग मिलकर भी चोरी कर सकते हैं। तो ये जो है जहां पर एक वचन होगा वहां पर बहुवचन को भी माना जाएगा और जहां बहुवचन होगा वहां पर एक वचन को भी माना जाएगा। इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वचन है, जो नंबर है, वो धारा 9 में आपको प्रदर्शित किया गया, धारा 9 में बताया गया। अगला महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो धारा 10 है वो स्त्री और पुरुष की परिभाषा बताता है, स्त्री और पुरुष की परिभाषा को बताता है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब यहां पर स्त्री और पुरुष का अर्थ यह नहीं है कि 18 वर्ष की महिला है तभी स्त्री है या 21 वर्ष का पुरुष है तभी वो पुरुष है, ऐसा नहीं। जिसने भारत में एक पुरुष के रूप में जन्म लिया वह पुरुष कहलाएगा और जिसने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया वह स्त्री कहलाएगी। यानी 6 महीने की अगर कोई बच्ची है तो भी उसको आईपीसी में स्त्री कहा जाएगा और 6 महीने का अगर कोई बच्चा है तो उसको भी हम लोग आईपीसी में पुरुष कहेंगे। तो स्त्री और पुरुष की परिभाषा जो स्पष्ट है कि जो जन्म से स्त्री का रूप जिसने लिया है वो स्त्री है और जिसने पुरुष का रूप लिया है वो पुरुष है। अब इसमें देखिए एक केस है एम्परर बनामा टाटिया महादेव। तो एम्परर बनामा टाटिया महादेव में ये बताया गया कि एक 6 वर्ष की बालिका थी, उस बालिका को लेकर के एक व्यक्ति अपने कमरे में ले गया और उसके ऊपर लेट गया। लड़की बचाव करके चिल्ला करके भागी। जब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने स्पष्ट किया वो बच्ची भले ही 6 वर्ष की है लेकिन वो स्त्री परिभाषा के अंतर्गत आती है और वह व्यक्ति जो इसने इस दुष्परिणाम को करने की कोशिश करी वो उसका अपराधी, तो वो अपराधी माना गया। तो इसलिए स्त्री और पुरुष की परिभाषा आपको धारा जो 10 है उसमें दी गई है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से बने इसको भी आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप ध्यान समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो स्त्री और पुरुष की परिभाषा धारा 10। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बना। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का घोतक है। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का घोतक है। ऑप्शन पहला है 15 वर्ष से ऊपर की आयु किसी महिला को। ऑप्शन बी है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला को। ऑप्शन सी है 21 वर्ष से ऊपर किसी आयु की महिला को। और ऑप्शन डी है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को। तो अगर धारा आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको समझाया तो इसका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा कि जन्मजात किसी भी बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को हम लोग स्त्री के रूप में माने। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछा गया कि पुरुष परिभाषित करता है। पुरुष जो है कौन सी धारा परिभाषित करती है। आप देख रहे होंगे बोर्ड में आपको पहला ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 13। ऑप्शन दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 9। ऑप्शन तीसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 11
और ऑप्शन चौथा है भारतीय दंड संहिता की धारा 10। तो स्त्री और पुरुष दोनों की परिभाषा आपको जो दिया गया है वो आपको धारा 10 में दिया गया है, यानी स्त्री और पुरुष की परिभाषा आपको धारा 10 में डिफाइन किया गया है, तो वो आपको धारा 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 10। तो धारा 10 में किस तरह से क्वेश्चन आपने बनते हैं आपने देखा। अगर 6 से 10 तक हम लोग अध्ययन करें तो 6 में आपने क्या देखा कि संहिता में दी गई परिभाषाओं के अपवादों को अध्याधीन समझा जाना। धारा 7 में आपने देखा एक बार स्पष्टीकृत का पद का भाव। धारा 8 में आपने देखा कि इसमें आपको धारा 8 में आपको बताया गया था कि जेंडर की परिभाषा है। और धारा 9 में आपको नंबर के बारे में बताया गया, एक वचन और दो बहुवचन। और धारा 10 में आपने देखा स्त्री और पुरुष की परिभाषा। तो 10 तक आपने देख लिया। अब आते हैं धारा 11 में। तो धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। आप देख रहे होंगे व्यक्ति की परिभाषा दी गई कि पर्सन कौन होगा। तो पर्सन में नागरिक तो है, तो आईपीसी में अगर कोई कंपनी है, कोई संगम है, कोई निकाय है, चाहे निगमित हो या ना हो, वह सभी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई फैक्ट्री खोला है तो वह फैक्ट्री भी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। लेकिन फैक्ट्री अपराध नहीं करेगी। अगर फैक्ट्री में कोई अपराध होता है तो वह अपराधी आप घोषित किए जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री आपके नाम थी। तो फैक्ट्री व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आएगी, लेकिन उसमें करने वाला अपराधी जिसकी कंपनी है वो कहलाएगा। तो व्यक्ति की परिभाषा धारा 11 में दी है। अब आते हैं धारा 12 में। तो धारा 12 में पब्लिक की परिभाषा दी गई है, लोक शब्द की परिभाषा दी गई है। लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय जो आता है वो लोक शब्द के अंतर्गत आता है। तो पब्लिक क्या कहलाती है? जहां पे 4 लोग इकट्ठा हो गए पब्लिक हो गया। वकीलों ने अगर मान लीजिए एक आंदोलन कर दिया और सब सारे वकील इकट्ठा हो गए तो पब्लिक हो गए। इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, सारे का सारा किसान वर्ग वहां पर उपस्थित है, वो पब्लिक है। तो इस तरह से कभी कभी सरकार के विरोध में या किसी भी कारण को लेकर के जब कभी विरोध किया जाता है तो पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। तो पब्लिक किसी न किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व करती है। तो धारा 12 के तहत आप पब्लिक यानी पब्लिक के बारे में आपने देखा। धारा 13 जो है ये कैंसिल कर दिया गया है, अब ये निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें क्वीन की परिभाषा थी और आज़ादी के बाद इसमें क्वीन शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए 1950 में हमने इसको कैंसिल कर दिया। धारा 14 को देखते हैं। इसमें भारत सरकार का सेवक के बारे में दिया गया है। सरकार शब्द का जो सरकार का सेवक है, इसके मतलब भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी लोग भारत की सेवा में हैं वो भारत के सेवक के अंतर्गत आएंगे। तो भारत का सेवक डिफाइन किया गया है। फिर हम लोग आएंगे धारा 15 में, ये भी कैंसिल हो गया है। ये ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा थी, जो आप जानते हैं कि आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रांतें हुआ करती थी, तो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा थी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। फिर धारा 16 में आएंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा थी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो अगला है 17, 18, 19, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 आप देख रहे होंगे कि धारा 17 में सरकार की परिभाषा दी, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब संसद हो गई, विधानमंडल हो गई, इनके अधीन आने वाली संस्थाएं हो गई। तो सरकार जो बनेगी वो संसद और विधानमंडलों को लेकर के बनती है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिला करके सरकार बनता है। अभी क्वेश्चन किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धारा 17 जो है सरकार को डिफाइन करता है। धारा 18 भारत को डिफाइन करता है कि इंडिया क्या होगा। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जो मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण होगा, हम लोग उसको भारत कहेंगे। अभी अक्टूबर 2019 के पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, नहीं शामिल किया गया था आईपीसी में, लेकिन अब वो भी शामिल है। तो भारत के अंतर्गत भारत पूरा आपका आ जाएगा। फिर धारा आप बात करेंगे 19 की तरफ, तो ये न्यायाधीश की परिभाषा दी है, बहुत अच्छा अध्याय ये भी है। धारा 19 न्यायाधीश की बात बताता है। न्यायाधीश कौन होगा? तो जो न्याय देने की क्षमता रखता होगा वो न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट में न्याय देने वाले लोग न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय देने वाले लोग न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट अगर न्याय देने के लिए सक्षम है तो न्यायाधीश है, डीएम अगर किसी मामले को निपटाता है जिसमें उसको न्याय करने का अधिकार है तो वो न्यायाधीश है,
ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान को अगर किसी मामले में न्याय देने का अधिकार हो तो न्यायाधीश है। तो न्यायाधीश के अंतर्गत वह सभी लोग आ जाएंगे जो न्याय देने के लिए सक्षम होंगे। अब अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसको केवल केस ट्रांसफर करने का अधिकार है, तो वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं होगा। इसमें एक केस भी आप देख रहे होंगे कि ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण AR 1956 ऐसी छात्र के मामले में निर्णित हुआ कि न्यायाधीश का मूल तत्व अंतिम निर्णय देने की शक्ति अथवा प्राधिकार है। और इसी में आप ऊपर देख रहे होंगे, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय के विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। यानी किसी केस को ट्रांसफर करके करना है तो वो आदमी न्यायाधीश नहीं कहलाएगा, जो निर्णय देगा वो आदमी न्यायाधीश होगा। तो इस तरह से धारा आपने 19 देखा। हम लोग आगे देखते धारा 20। धारा 20 में न्यायालय शब्द की परिभाषा दी है। तो न्यायालय आप समझ ही रहे हैं कि न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य करने के लिए हो तक हो। यानी कुल मिलाकर के न्यायालय क्या है? हमारे यहाँ वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय हैं, हाई कोर्ट न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है, तो ये सब न्यायालय है। इसलिए इस तरह आपका हो जाएगा। तो ये सब आपका न्यायालय है। ठीक, न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहाँ न्यायिकता पूर्ति की जाती है। अब जहाँ न्याय मिलेगा वही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से आपने धारा 20 तक का अध्ययन किया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा कि भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो भारत को परिभाषित किया गया है, आपने देखा कि धारा 18 में, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसी तरह से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द का घोतक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। सरकार क्या होगी? तो आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें हो जाएगा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को मिला करके आपका बन जाएगा सरकार। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भाग 2 अध्याय 2 IPC का अध्याय 2 में आपने 6 से लेकर के 20 तक के धाराओं को देखा। उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसको भी आपने देखा। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे। आपने 6 में देखा कि आपने जिन चीज़ों का आपने वर्णन किया IPC में, जो उनके अपवाद हैं उनको आप हर जगह अद्यतन समझेंगे। धारा 7 में आपने देखा था कि एक बार स्पष्टीकृत का पद का भाव, कि एक बार जहां स्पष्ट कर दिया गया वो स्पष्ट कहलाएगा। धारा 8 में आपने देखा कि धारा 8 में आपका जेंडर की परिभाषा दी है कि जेंडर क्या होगा। धारा 9 में आपने देखा नंबर की परिभाषा कि नंबर क्या होता है। और धारा 10 जो बहुत महत्वपूर्ण था, आपने देखा कि इसमें स्त्री और पुरुष की परिभाषा दी है। स्त्री वह जो जन्म से स्त्री है, पुरुष वह जो जन्म से पुरुष है। फिर आपने इसी में 11 देखा आपने कि 11 में जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में। फिर आपने देखा 12 में पब्लिक के बारे में दिया कि पब्लिक क्या होगी। 13 कैंसिल क्वीन की परिभाषा थी। 14 आपकी सरकार का सेवक के बारे में बताया था हमने। 15 कैंसिल, 16 कैंसिल। 17 में आएंगे तो सरकार की परिभाषा थी। 18 में आपने देखा था भारत की परिभाषा थी। 19 में देखा था आपने न्यायाधीश की परिभाषा थी। और 20 में आपने देखा था कि न्यायालय की परिभाषा थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अध्याय IPC 1860 के अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर के 20 तक का डिस्कस किया। इसको आप एक बार वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, हम उसको अगली क्लास में आपको और कंफर्म कर देंगे। तो अपनी क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपना ध्यान रखिएगा।